समस्त मानवतावादी विचार के समर्थक भारतवासियों को मेरा सादर नमस्कार है एवं साथ ही साथ आप सबका मेरे इस चैनल पर मेरे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मेरा जो मूल रूप से विषय है वह है मानवतावाद। मैं मानवतावाद की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए कोई कृषि योग्य भूमि है जिसमें की फसल उगाई जा रही है। अगर उसमें किसी फसल को डाला जाए और उस फसल के लिए आधे हिस्से को हम अच्छे से खाद पानी और उचित देखभाल करें और आधे हिस्से को हम देखभाल न करें, वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि जिस हिस्से की देखभाल न किया जाए, उचित खाद पानी न दिया जाए, ध्यान किसी तरह से न दिया जाए, उस पर एकदम वैसे ही छोड़ दिया जाए सिर्फ बीज डालने के बाद, तो क्या लगता है कि उस आधे हिस्से की फसल अच्छी हो पाएगी? तो आपका स्पष्ट उत्तर होगा कि नहीं हो पाएगी। बल्कि उसे 2, 4, 5, 10 साल अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, बिल्कुल न ध्यान दिया जाए, तो वह जमीन एक तरह से ऊसर या बंजर हो जाएगी, बल्कि वह कृषि योग्य भी हो सकता है न रहे। अगर हम आगे और भी न ध्यान दें तो जमीन पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। यह मेरे उदाहरण देने का एकमात्र कारण ये रहा है कि आज हजारों वर्षों से मनुवादियों के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा की गई, उन परिस्थितियों में फंस करके कहीं न कहीं जो भारत के जो मूल निवासी वर्ग थे, उनकी भी हालात कुछ ऐसी ही बनी हुई है आज भी, क्योंकि विकास के तमाम उन पहलुओं से आज भी वो अछूते हैं और बहुत ही दूर हैं। तमाम संविधान की शक्तियां और ताकत उनको मिली हैं, अच्छे तमाम नेता या तमाम जो भी लोग हैं, उनका एक मजबूती देने का तरीका बनाया गया, परंतु फिर भी जो मनुवादी तंत्र है उसने इतना ज्यादा कमजोर किया हुआ है, इतना ज्यादा परिस्थितियों को खराब किया हुआ है कि आज भी लोग उस परिस्थिति वश जो है कमजोर हैं। किसी और कारणवश तो होंगे, वो अलग की बात हो गई, लेकिन सबसे मूल कारण तो यही है। और आखिर ऐसा हुआ क्यों, उसकी भी हम चर्चा कर लें। जैसा कि आप सब बहुत बुद्धिजीवी हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मैं अपनी बात को रख रहा हूं और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे, तो मेरा जो अपना जो विचार है, सोच है, मैं उसको बता रहा हूं कि जो मनुवादी तंत्र भारत में आया वह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पाखंड और कर्मकांडों का सहारा लिया, जिसके जरिए वह खुद को बेहतर और बाकियों को बेकार बताने का एक तरीका निकाला उसने, और धीरे धीरे अपने पाखंड की माया जाल में लोगों को इतना ज्यादा फंसाने लगा, इतना ज्यादा ये फंसा ले गए कि लोग उन पाखंड और कर्मकांडों के जरिए मनुवाद के मानसिक गुलाम बनना शुरू हो गए। उनके दिमाग में एक मानसिक गुलामी घुसने लगी कि नहीं, यही सही है, यही पाखंडवाद का ये जो रास्ता बताया जा रहा है, यही उत्तम रास्ता है। क्योंकि इतने शिक्षित भी नहीं, पहले के लोग भी नहीं थे, आज तो शिक्षित भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो मानसिक गुलामी है वह हावी है, इसलिए लोग फंसे हुए हैं। लेकिन उससे बाहर आने की बड़ी ही सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप पढ़ लिख करके अगर बुद्धिजीवी वर्ग बाहर नहीं आएगा तो हम किसी अनपढ़ व्यक्ति को फिर कैसे कह सकते हैं कि आप इन गलत रास्तों पे जा रहे हैं, या आप एक ऐसे बंधन में फंसे हुए हैं जो कि आपको योग्य होते हुए भी आपकी प्रगति में बाधक है। अतः आवश्यकता है कि पहले हम अपने आप को सुधारें। शिक्षित हैं तो हम अपने आप को सुधारें, बाकी लोगों को भी हम जागरूक करें। तो जो इस तरीके से मानसिक गुलामी उन्होंने बनाना शुरू किया, और इसके जरिए बाकी लोगों की जो बुद्धि और सोचने समझने की जो क्षमता थी उसको ही इन्होंने पूरी तरह से
छीन लिया, बाधित कर दिया और लोग भ्रमित होकर के, पूरी तरह से भ्रमित होकर के इनको ही वह श्रेष्ठ मानने लगे। और चूंकि ये लोग ऐसा चाहते ही थे कि ऐसा हो, इसलिए ऐसा होने लगा और ये श्रेष्ठ खुद को साबित भी कर रहे थे और ये लोगों को जो है उसमें इतना ज़्यादा ढाल दिए कि लोग इनको एक्सेप्ट भी कर लिए कि आप ही श्रेष्ठ हैं। और उसका ये फायदा उठा करके ये सीधे सीधे लोगों को ईश्वर का डर दिखा करके या तमाम प्रकार के पाखंड और कर्मकांडों का डर दिखा करके खुद की ही पूजा और खुद को ही श्रेष्ठ बताने लगे, जिसका परिणाम ये रहा कि लोग कहीं न कहीं उन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गए कि विखंडित होने लगे। और इन्होंने विखंडित करने का एक तरीका और भी अपना लिया कि इन्होंने भारत के इतने ज़्यादा टुकड़े कर दिए, जैसे कि 6,500 से भी ज़्यादा जातियों में लोगों को विखंडित कर दिया। और वह विखंडित होना ही भारत की सबसे बड़ी प्रगति में बाधक रहा है। नहीं तो शायद ये विखंडन न होता तो आज भारत दुनिया का सबसे विकसित और ताकतवर राष्ट्र रहा होता और लोग भारत को बहुत ही ये मानते कि यह बहुत ही सुदृढ़ राष्ट्र है। लेकिन भारत को कमजोर करने का एक मूल जो रहा है वह है लोगों को जातियों में विखंडित करके तोड़ देना, विभाजित कर देना। यह मानवतावाद का सबसे बड़ा दुश्मन है और देश के विकास का, मनुष्य के विकास का, हर प्रकार के विकास में यह बाधक है। आज भी ये बाधक है, इसका अंत होना अति आवश्यक है। लेकिन अंत होगा तभी जब देश के समस्त लोग मानवतावाद की विचारधारा को ग्रहण करेंगे और उसी के अनुरूप चलेंगे। तो साथियों, और 85% जो मूल निवासी कहे गए हैं यहाँ के भारत की, यदि देश के प्रत्येक कोने में किसी भी हिस्से में बैठा हुआ व्यक्ति जो कि, और प्रत्येक व्यक्ति जो कि मनुवाद के जिन पाखंड और कर्मकांडों में खुद को फंसाया हुआ है, फंसा नहीं है, फंसा लिया है अपने आप से, वो मानसिक गुलामी के तहत फंसाया हुआ है, उन सभी को ज्ञात करा दूं कि मनुवाद की जाल से आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने बुद्धिजीवी महापुरुष और संतों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और चूंकि वो लड़ाइयाँ सार्थक भी हुई हैं, तभी एक देश का जो विकासात्मक पहलू है आगे बढ़ भी रहा है। और जो ये बुद्धिजीवी महापुरुष या संत तमाम रहे हैं, इनको सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के समस्त जगहों पे, सारी दुनिया में इनको मानवतावाद की एक शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कि देश के तमाम विखंडित या कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग है उसकी लड़ाइयों को ये लड़े थे। इसलिए इनको पूरी दुनिया में एक मानवतावाद की शक्ति के रूप में जाना जाता है। और जब ये लोग निडर होकर के मनुवाद के खिलाफ, इस गलत तंत्र के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई को लड़े हैं, तो हम लोग उनसे ज़्यादा योग्य तो हैं नहीं, जो कि खुद को मनुवाद की जंजीरों में या मानसिक गुलामियों में फंसा के रखे हुए हैं। अतः आवश्यकता है कि हम उन महापुरुष और बुद्धिजीवी वर्ग व्यक्ति का अनुकरण करें और उनके अनुरूप ही अपने आप को ढालने की कोशिश करें, चलाएं और उनके आदर्शों पे ही चलें। यही मानवतावादी विचारक बने रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आगे बता दें कि अभी मैं मानवतावाद पे ही अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब भी अपने विचारों को व्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आप सबको मेरा सादर नमस्कार है।